इंसान कितना भी चाहे लेकिन अपने अतीत से नहीं भाग सकता। इतिहास का मतलब सिर्फ वो घटनाएं ही नहीं होती जो अतीत में हुई थी, बल्कि कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ बयां करती है। और इन्हीं ऐतिहासिक चीजों में से एक है गीजा के ये महान पिरामिड, जो हजारों सालों से ऐसे ही खड़े हैं, जो दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है और जो सदियों से वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बने हुए हैं, क्योंकि आज तक भी ये कोई नहीं जानता कि कैसे इन भारी भरकम पत्थरों को कई किलोमीटर दूर से यहाँ लाया गया था और इन्हें कैसे बनाया गया था। क्योंकि आज भी दुनिया के 7 अजूबों में सिर्फ ये 3 गीजा के महान पिरामिड ही हैं जो आज भी सुरक्षित खड़े हैं। बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के 4,500 साल पहले इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना नामुमकिन है। वैज्ञानिक आज तक भी ये नहीं जान पाए हैं कि आखिर इन पिरामिड्स को कैसे बनाया गया था और इन्हें बनाने का मकसद क्या था। आज से करीब 4,500 साल पहले दुनिया में एक ऐसी संरचना बनाई गई थी जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब तक 1311 में लिंकन कैथीड्रल चर्च नहीं बनी थी, तब तक 4,000 सालों तक ये ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा ही इंसानों के द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची चीज थी। बहुत सी रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस बताते हैं कि इन पिरामिडों को मिस्र के राजाओं की कब्र के तौर पर बनाया गया था, जिन्हें फैरो कहा जाता था, क्योंकि एंशिएंट इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ जैसी चीजों में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से उनके राजा मरने के बाद यानी आफ्टर लाइफ में भी अच्छे से रह सकेंगे। लेकिन सबसे चौंकने वाली बात तो ये है कि इन तीनों पिरामिडों में किसी में भी मिस्र के किसी भी राजा की कोई कब्र आज तक नहीं मिली है। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर नामुमकिन दिखने वाले इन पिरामिडों को आखिर बनाया ही क्यों गया, और अगर ये राजाओं की कब्र थी तो इनमें से कुछ पिरामिडों में राजाओं की कब्र क्यों नहीं है। इन सभी सवालों के जवाब आज भी सवाल ही बने हुए हैं। ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा में ये 3 पिरामिड आते हैं जो हमेशा से ही पूरी दुनिया के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। सबसे पहले पिरामिड को द पिरामिड ऑफ खुफू कहा जाता है और दूसरे पिरामिड को खुफू के बेटे खाफरे ने बनाया था, इसलिए इसे पिरामिड ऑफ खाफरे, और क्योंकि तीसरा पिरामिड खाफरे के बेटे ने बनाया था तो इसे पिरामिड ऑफ मेनकौर कहा जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ सिर्फ ये 3 ही पिरामिड बने हैं, क्योंकि एंशिएंट इजिप्शियंस इन चीजों में इतना विश्वास करते थे कि उन्होंने मिस्र में ही लगभग 118 छोटे बड़े पिरामिड बनाए थे, जिनमें से ज्यादातर पिरामिड आज खत्म हो चुके हैं। प्राचीन मिस्र की किताबें बताती हैं कि इनमें से ज्यादातर पिरामिडों का निर्माण मध्यकाल के दौरान मिस्र के राजाओं और रानियों की कब्रों के लिए किया गया था। मिस्र के ज्यादातर पिरामिड आज की नाइल नदी के आसपास बनाए गए थे, जो आज भी मजबूती से खड़े हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि आखिर इन्हें बनाया कैसे गया था, क्योंकि 4,500 साल पहले ना तो कोई पहिया था और ना ही किसी तरह की कोई बैलगाड़ी थी, तो इतने भारी भरकम पत्थरों को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया था। फिर कैसे इतने बड़े मॉन्यूमेंट्स को बनाया गया जो आज भी 4,500 साल बाद भी सुरक्षित खड़े हैं। जब भी आप मिस्र की किसी भी प्राचीन इमारत को देखोगे तो पता चलेगा कि उन पर बारीकी से नक्काशियां की गई है, बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं जो उनके रहन सहन और उनकी सभ्यता को बताता है। लेकिन द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में हमें ऐसी कोई कलाकृतियां या किसी भी तरह का कोई चित्र नहीं मिलता है जो इसे और ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। लेकिन जब जॉर्जो त्सोकलोस ने 2018 में आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की, जिसमें उन्होंने इस पिरामिड में इसके हिडन चेम्बर्स का पता लगाने के लिए पिरामिड के अंदर गए, तो वो पूरी तरह से हैरान हो गए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये पिरामिड पूरी तरह से चूना पत्थर से बने हैं, यानी लाइमस्टोन से बने हैं। लेकिन पिरामिड के अंदर जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वो रेड ग्रेनाइट पत्थर है, जो मिस्र के इस इलाके के आसपास कहीं नहीं पाए जाते, क्योंकि लाइमस्टोन और रेड ग्रेनाइट पत्थर इस जगह से लगभग 900 से 1000 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। अब सवाल आता है कि कैसे 1000 किलोमीटर से, जब उस समय में कोई पहिया या किसी भी तरह की कोई बैलगाड़ी तक नहीं थी, तो इन्हें कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। इसी बात का पता लगाते हुए आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि जिस तरह से नाइल नदी असवान और गीजा को जोड़ती है, उस जमाने में ये नदी और ज्यादा बड़ी हुआ करती थी, और असवान ही वो जगह है जहां प्राचीन समय में बहुत बड़ी मात्रा में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट हुआ करता था, और ये आज भी यहाँ पाए जाते हैं। प्राचीन समय में नाइल नदी की कई ब्रांचेस हुआ करती थी जो आज गायब हो चुकी है। नाइल नदी की प्राचीन समय में अहरामत नाम की ब्रांच हुआ करती थी, जो इन पिरामिडों के बिल्कुल पास से बहती थी।
जहां आज द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा मौजूद है। और यही वो नदी थी जो एंशिएंट इजिप्शियंस के लिए रास्ता बनी, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट के पत्थरों को नाव के जरिए ले जाया जाता था। और ये नाव भी ऐसी नाव हुआ करती थी जो खासकर इन्हीं पत्थरों को ढोने के लिए बनाई गई थी, जो भारी भरकम पत्थरों को आसानी से बिना डूबे 900 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर दूर ले जा सकती थी। इसी तरह से कई हजारों सालों तक ऐसा ही चलता रहा और हजारों टन वजनी इन पत्थरों को ढोया गया। लेकिन जैसे जैसे एक गुत्थी सुलझती है, वैसे ही हमारे सामने एक और नई पहेली कई सवालों के साथ सामने आ जाती है। हम ये तो जान गए कि इन पत्थरों को कैसे 1000 किलोमीटर दूर ले जाया गया था, लेकिन अभी भी ये सवाल है कि इनमें फिर एक के बाद एक पत्थरों को ऊपर तक जोड़कर कैसे बनाया गया, और सबसे बड़ा सवाल, इन्हें क्यों बनाया गया। इन्हें बनाने के पीछे हिस्टोरियंस अलग अलग थ्योरीज बताते हैं। कुछ हिस्टोरियंस और यहाँ तक कि दुनिया के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने भी इन पिरामिडों पर कई सालों तक स्टडी की, और वो भी ये मानते थे कि जिस तरह से और जिस आकार में इन पिरामिडों को बनाया गया है, हो सकता है कि शायद प्राचीन मिस्र के लिए ये एनर्जी जनरेटर या एक पावर हाउस के रूप में बनाए गए हों, जो पूरे मिस्र में एनर्जी ट्रांसमिशन का काम करते हो। क्योंकि आज जैसे पिरामिड हमें दिखाई देते हैं, वो शुरू में ऐसे नहीं थे, क्योंकि इनके ऊपर सफेद चूना चढ़ाया गया था और इसके टॉप पर एक बहुत बड़ा सोने का पत्थर रखा गया था, जो बाहरी आक्रमणों के कारण या तो लूट लिया गया और या खत्म कर दिया गया। कहते हैं कि जब नेपोलियन को इन पिरामिडों के बारे में पता चला, तो उसने भी इन पिरामिडों को नष्ट करने के लिए कई आक्रमण किए, लेकिन इतने भारी पत्थरों को वो भी पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाया था। 1857 में जब तक यहाँ रिसर्च शुरू भी नहीं हुई थी, तब पहली बार जब रिसर्च हुई तो पता चला कि पिरामिड के अंदर डिजाइन्स के तौर पर कुछ खाली वायर्स जैसी चीजें मौजूद थी, जो राजा के चेंबर से जाकर जुड़ती थीं। वैसे ये खाली वायर्स तो नहीं हो सकते, बल्कि हो सकता है कि ये कोई खोखला रास्ता हो जो राजा के चेंबर में जा मिलता हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन पिरामिड को आसमान में मौजूद बिजली से ही ऊर्जा मिलती होगी, या फिर किसी तरह के बीम से इन्हें ऊर्जा मिलती होगी, जहां ये तीनों ही पिरामिड बाद में एनर्जी ट्रांसमिट करते होंगे। क्योंकि माना जाता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस थे, जिनका सबूत हमें इनके कुछ एंशिएंट टेम्पल्स में बनाई गई इन प्राचीन कलाकृतियों से भी मिलता है, जहां दिखाया गया है कि कुछ लोग एक बल्ब को पकड़े हुए हैं। इन सब कलाकृतियों से तो पता चलता है कि इन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक बल्ब बहुत पहले ही बना लिया था। लेकिन इनमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज तक भी इन सब चीजों का कोई सबूत नहीं मिला है। इन्हें इतना आलीशान और बड़ा इसलिए बनाया गया था क्योंकि एंशिएंट इजिप्शियंस का मानना था कि जितना बड़ा और आलीशान हमारे राजा का मकबरा होगा, उतनी ही आलीशान और खुशहाल राजा की आफ्टर लाइफ होगी। लेकिन अब सवाल आता है कि उन्होंने इन्हें बनाया कैसे? कैसे इतने भारी पत्थरों को इतनी बारीकी से काटा गया कि आज भी ये अपने उसी आकार में मौजूद है। कहते हैं कि लगभग 20 से 30 हजार मजदूरों ने अपने राजा में आस्था रखकर दिन रात मेहनत की और सिर्फ 20 साल में ही दुनिया के 7वें अजूबे को तैयार कर दिया था, जो आज भी वैसे ही खड़ा है। 900 किलोमीटर दूर बड़े बड़े पत्थरों को जहाजों में लादकर इन्हें असवान से गीजा में पहुंचाया गया और यहाँ लाकर इन्हें तराशा गया। इन्हें इतनी बारीकी से काटने के लिए इन्होंने ज्यादातर कॉपर का इस्तेमाल किया, जिससे इन पिरामिडों को आकार दिया गया। इसके बाद बारी आती है इन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की, तो पता चला कि इन्होंने पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए गजब की तकनीक का इस्तेमाल किया था। इन्होंने एक लकड़ी के टुकड़े पर पत्थरों को रखा और उसके बाद एक इंसान इसके आगे रेत में पानी डालता गया, जिससे रेत गीली होती गई, और कुछ मजदूरों ने पीछे से पत्थरों को धक्का लगाकर आसानी से गीली रेत पर इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया। इन्हें ऊंचाई पर ले जाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया गया था, जहां पत्थरों पर बहुत सारे कपड़े या कुछ ऐसी चीजें लपेट दी जाती थीं जो आसानी से पानी में तैर सके, जिसके बाद एक पत्थरों को पानी में डालकर ऊपर ले जाया जाता था और पत्थरों के पिरामिड के पास जाते ही इन्हें फिक्स कर दिया जाता था। इन्हें और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इनमें चूने का भी इस्तेमाल किया जाता था, और यही वजह है कि आज जैसे ये पिरामिड्स दिखाई देते हैं, शुरू में ऐसे कभी नहीं थे, क्योंकि इन पर सफेद चूने का लेप लगाया गया था जो अंधेरे में भी चमकता था। इन पिरामिडों को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि इनकी अलाइनमेंट कुछ ऐसी थी कि इन पिरामिडों के चारों कॉर्नर्स चारों दिशाओं में पूरी तरह से अलाइन करते थे, जिससे पता चलता है कि इन्हें जियोमेट्री की भी बहुत अच्छी समझ थी। लेकिन इनके अलावा भी ये तीनों पिरामिड्स बहुत खास हैं, क्योंकि साल 1989 में रॉबर्ट बोवेल ने ओरियन कोरिलेशन थ्योरी में बताया कि ये तीनों गीजा के महान पिरामिड्स ओरियन बेल्ट के इन तीनों तारों से बिल्कुल अलाइन करते हैं, जो अपने आप में बहुत ही हैरानी की बात है, क्योंकि उनका मानना था कि एंशिएंट इजिप्शियंस को एस्ट्रोनॉमी का भी बहुत अच्छा ज्ञान था और वो तारों को भी अध्ययन करते थे। यही वजह है कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि शायद इन्हें एलियंस ने बनाया होगा, क्योंकि 4500 साल पहले इंसानों के लिए ये करना नामुमकिन है।
क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा पृथ्वी पर नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, वेस्ट से बिल्कुल इक्वल पॉइंट पर बनाया गया है। बिना पृथ्वी को जाने ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जो पृथ्वी की चारों दिशाओं के बीच में हो, ऐसा 4,500 साल पहले करना नामुमकिन है। और यही वजह है कि ये पिरामिड्स बहुत से सवाल अपने अंदर समेटे हुए हैं, जिनके बारे में आज तक ढेरों रिसर्चेस के बाद भी कोई नहीं जान पाया है। ये इतने ज्यादा रहस्यमयी और आकर्षक क्यों हैं? इस बात का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हो कि ये पिरामिड 4,500 सालों से धरती पर मौजूद है और एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम इन पिरामिडों का 10% हिस्सा भी नहीं जान पाए हैं, जहां 90% हिस्सा अभी भी कई सवालों और रहस्यों का कारण बना हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।